हेलो बच्चों, मैं हूं अंकिता। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक रिहोस्टेट, चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10th। बेटा रिहोस्टेट कल हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस के बारे में, या फैक्टर डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द फैक्टर्स, राइट। किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है रेजिस्टेंस कंडक्टर की, ठीक है। अब बात करेंगे रिहोस्टेट क्या होता है, या इसको हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। दो नाम है इसके, रिहोस्टेट या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब बेटा जानिए होता क्या है वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका साइन ये होता है रेजिस्टेंस का साइन, अगर एरो लगा दिया जाए तो ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब है जिसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू कंट्रोल द करंट बाय वेरिंग द रेजिस्टेंस। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक वायर है, ये वायर है बेटा, इसकी एक अपनी खुद की रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। अब जैसे इस वायर में से करंट जा रहा है, समझ लो 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है। और ये वायर जो है वो आगे बल्ब के साथ अटैच है। अब बल्ब को चाहिए बेटा, मेरे हिसाब से मैं बोलती हूँ कि 5 एम्पियर का करंट चाहिए, लेकिन हमारे पास पीछे से सप्लाई कितनी आ रही है 10 एम्पियर की। तो मैं क्या करूँगी, इस वायर की अपनी भी रेजिस्टेंस होगी कुछ ना कुछ। तो मान लेते हैं इसकी इस वायर की अपनी रेजिस्टेंस, अंदर की रेजिस्टेंस कितनी है, 1 ओम रेजिस्टेंस है। तो मेरे पास समझ लो कि 1 ओम की रेजिस्टेंस आ रही है। कुछ करंट तो ये क्या कर लेगी, रुकावट बना देगी, कुछ करंट की वैल्यू को ये रोक देगी। लेकिन जो बचा हुआ करंट है, मुझे कितना चाहिए 5 एम्पियर, मुझे 5 एम्पियर कम चाहिए करंट। तो मैं क्या करूँगी, बाहर से एक रेजिस्टेंस लगा दूंगी 5, ठीक है। 5 रेजिस्टेंस क्या करेगी, इस 10 एम्पियर में से 5 करंट को क्या कर लेगी, अब्जॉर्ब कर लेगी, और 5 करंट इस बल्ब को दे देगी। इस तरह से शॉर्ट सर्किट भी नहीं होगा और इजीली हमारा जो है बल्ब ग्लो कर जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आप एग्जांपल लेती हूँ स्टूडेंट, जैसे मैंने 100% अपना दिया, ठीक है। लेकिन कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, वो सिर्फ जो मैंने 100% दिया उसका सिर्फ उसने कितना लिया 90%, ठीक है। 10% उसकी जो अंदर की अपनी रेजिस्टेंस थी वो उसने क्या कर लिया, रुकावट, ठीक है। 10% उसके जो अंदर खुद की रेजिस्टेंस थी, रुकावट थी, उसने 10% एजुकेशन को रोक लिया, ठीक है। 10% है जो नॉलेज थी उसको रोक लिया। एक तो उसकी ये अपनी रेजिस्टेंस थी। अब बाहर से कोई शरारती बच्चा आया, अब वो शरारती बच्चा क्या करता है, इसकी 20 बाहर से बहुत शरारती है, मतलब उसने उसकी 20 जो नॉलेज है वो ग्रैब कर ली। 20 नॉलेज ग्रैब करने का मतलब डिस्टर्ब करके उसको, ठीक है, ध्यान भटका के उसकी जो 20 नॉलेज है वो भटका दी। तो 20 नॉलेज यहाँ से चलेगी, ये बाहर वाली रेजिस्टेंस है। एक तो उसके अंदर वाली थी, एक इसकी बाहर वाली रेजिस्टेंस। ये हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और शरारती बच्चा ले आते हैं, वो इसको क्या करेगा, भटकाएगा इसका ध्यान, और करके हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन जो इसके अंदर वाली है ना वो 10 ही रहेगी, ठीक है। अब ये कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 20 आई, टोटल कितनी होगी 30, यानी कि 30 उसकी नॉलेज कम होगी, राइट। इसी तरह से वायर की एक अपनी रेजिस्टेंस थी और कुछ हमने बाहर से लगाई, क्योंकि इसको चाहिए 5 एम्पियर का करंट, लेकिन हमारे पीछे से कहाँ कितना आ रहा है 10 एम्पियर का। तो ये 5 एम्पियर ऑब्जॉर्व करके हमें 5 एम्पियर करंट दे देगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ हो रेजिस्टेंस के बारे में। वो क्या करता है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसको हम वेरी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। समझ लो पीछे से बहुत ज़्यादा करंट आ रहा है, जैसे पीछे से समझ लो कि 100 करंट आ रहा है, ठीक है, 100 एम्पियर करंट आ रहा है, लेकिन मुझे कितना चाहिए 10। तो मैं क्या करूँगी, 90 करंट को रेजिस्टेंस लगा दूंगी 90 की, तो मेरे पास 90 करंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बच कितना गया 10। तो हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं करंट को बाय अप्लाइंग द रिहोस्टेट, या फिर बाय अप्लाइंग द वेरिएबल रेजिस्टेंस को इंक्रीज या कम करके। आई होप आपको रिहोस्टेट क्लियर हो गया होगा। कल हमने एक टर्म पढ़ी थी बच्चा, एक फॉर्मूला पढ़ा था, R इक्वल्स टू रो L बाय A। रो क्या था, रेजिस्टिविटी। आज हम इस टर्म को ही रीड आउट करेंगे, पढ़ेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या होती है बेटा। रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस ही है ये एक तरह से। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक क्यूब ले लिया, ठीक है, एक बॉक्स ले लिया, ठीक है। अब अगर एक बॉक्स की साइड मान लेते हैं 1 मीटर है, बॉक्स की साइड कितनी है 1 मीटर,
ठीक है जी, हर एक बॉक्स की साइड क्या है 1 मीटर। जैसे करंट आया, इस एंड में से पास होने के बाद इधर से लीव किया, इधर से एंटर और इधर से लीव, तो इसके जो ये वाले फेसेस हैं यहाँ पे कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब करंट पास करता है इसके दोनों फेसेस से, ये दोनों फेसेस से, ये दो फेसेस से जब परपेंडिकुलर करंट पास करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। ये क्या काम करेगा, इस जो करंट पास कर रहा है इसमें से, इस क्यूब में से उसको रोकने का काम करेगा। वो क्या कहलाएगी, आपकी रेजिस्टिविटी। अगर एक वायर है जिसकी लेंथ है, ठीक है, जिसकी लेंथ है उसमें क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी। और अगर कोई उसकी जगह मटेरियल आ गया जिसकी साइड होती है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है, उसमें क्या होती है, आपकी रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है जी, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब उसके बाद देखो इसका फॉर्मूला, बेटा यहाँ से रो रहने दो यहीं पे, ए जो है नीचे इधर ले जाओ, ऊपर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो आर ए आ गया, एल इसके पैरों में आ गया, डिवाइड हो गया, तो आपके पास रो का फॉर्मूला क्या है, आर ए बाई एल। अब उसके बाद आते हैं इसकी यूनिट्स। अब बेटा यूनिट्स बनाएंगे इसके, देखो रेजिस्टेंस की यूनिट्स क्या होते हैं, ओम, एरिया की यूनिट क्या होते हैं, मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट क्या होते हैं, मीटर। मीटर से मीटर बेटा कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, ओम मीटर। तो देखो यूनिट्स वही है ना, ओम मीटर। अब उसके बाद आता है बेटा रेजिस्टिविटी के कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। रेजिस्टिविटी जो है वो चेंज नहीं करती चेंज इन लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कारण, ठीक है, चाहे लेंथ बढ़ जाए, चाहे कम हो जाए, एरिया कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। लेकिन डिपेंड किस पे करती है, टेम्परेचर पे, सिर्फ टेम्परेचर पे। रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पे भी डिपेंड करती थी और एरिया के ऊपर भी डिपेंड करती थी और टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती थी। जो रेजिस्टेंस थी वो तीनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती थी, लेंथ के ऊपर भी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर भी और टेम्परेचर के ऊपर भी। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है ना सिर्फ एक ही फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, वो कौन है, टेम्परेचर। लेकिन लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती। दूसरी चीज़, जो रेंज होती है रेजिस्टिविटी की मेटल्स के लिए और अलॉयज के लिए। मेटल मतलब कंडक्टर, अलॉय मतलब सेमी कंडक्टर। उसकी रेंज होती है 10 की पावर -8 टू 10 की पावर -6 ओम मीटर। बेटा यहाँ से एक नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना इसको कि रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी की रेंज मेटल और अलॉय के लिए कितनी होती है, 10 की पावर -8 से 10 की पावर -6 ओम मीटर। और रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर इंसुलेटर के लिए कितनी होती है, 10 की पावर 12 से लेकर 10 की पावर 17 ओम तक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी मार्क कर लीजिएगा। पहले जो क्वेश्चन बनते थे वो इस बेस पे बनते थे बोर्ड क्लासेस में कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है, किसकी वैल्यू कम है और क्यों कम है। अब पूछी जाती है वैल्यू सीधी कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो वैल्यू जब आ गई किसी भी टॉपिक में तो उसको अच्छे से याद कर लेना। अगला आता है रेजिस्टिविटी अलॉय के लिए जनरली हायर रहती है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है, मैंने अभी बात की थी कि कोई अगर हमारे पास क्या है सेमीकंडक्टर है, अगर उसको हीट अप करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे पास रेजिस्टेंस क्या करती थी, लो होती थी और करंट हाई होता था। रेजिस्टेंस लो और करंट हाई। बेटा जब इसमें पहले ये दो इलेक्ट्रॉन समझ लो, जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन थे, ये दोनों एक दूसरे से बंधे हुए थे, इसको तोड़ने के लिए हम हीट देते थे। अब ये टूट चुके हैं लेकिन फिर भी हम इसको हीट देते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये फिर क्या हो जाएंगे, वही कंडक्टर वाला हाल हो जाएगा इसका। कंडक्टर में क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते थे, जब ये इलेक्ट्रॉन्स पहले से फ्री थे और जब और ज़्यादा इसको टेम्परेचर दिया जाता था तो और ज़्यादा भागना शुरू हो जाते थे इधर उधर। फिर क्या होता था, एक दूसरे के साथ टक्कर खाते थे और एक दूसरे के मोशन को अपोज करते थे, रुकावट बनती थी एक दूसरे के मोशन में। तो इस तरह से रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दी थी और करंट डिक्रीज करता था। फिर यही हाल इनका होता कि पहले तो हम क्या कर रहे थे, हीट दे रहे थे इन बोन्स को ब्रेक करने के लिए ताकि ये फ्री हो जाएं, जेल से छूट जाएं। जब जेल से छूट चुके हैं फिर हम इसको टेम्परेचर दे ही जा रहे हैं तो ये क्या करेगा, एक टाइम पे वही हाल हो जाएगा जो कंडक्टर का हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है आपस में ही टकराएंगे और एक दूसरे के मोशन को अपोज करेंगे। इसलिए कहा जाता है रेजिस्टिविटी जो है अलॉय की क्या हो गई, हाई होती है, ठीक है, मेटल से।
अब उसके बाद आता है अलॉय जो है डू नॉट बर्न या ऑक्सीडाइज, ये जल्दी बर्न नहीं होते हाई टेम्परेचर पे, ठीक है जी, ये जल्दी बर्न नहीं होते हाई टेम्परेचर पे। दे आर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। यहाँ मैं आपको बहुत सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। आपके घरों में हीटर होगा है ना। अब वो हीटर्स की जो वायर होती है ना ऐसी ऐसी वाली, जैसे आप प्लग लगाते हो वो रेड हो जाती है ना, लेकिन वो कभी भी ब्रस्ट नहीं होती है ना, डैमेज नहीं होती, बम जैसे ब्लास्ट होता है वैसा कुछ नहीं होता। वो क्यों? क्योंकि हमें पता है अलॉय है वो मटेरियल क्या होता है, अलॉय होता है, ठीक है। अलॉय का मतलब होता है कि जो, जैसे फॉर एग्जांपल अलॉय का मतलब समझ लो, जैसे मेटल है प्लस इंसुलेटर, ठीक है, प्लस फिर मेटल, अगर दो मेटल और एक इंसुलेटर को जोड़ दें तो मेरे पास क्या बन जाएगा, अलॉय। मिक्सिंग करना, 2-3 मेटल्स की या इंसुलेटर की मिक्सिंग करना, मिक्स करके कोई चीज़ बनाना, उसको बोला जाता है अलॉय, ठीक है। इनका याद रखना, इसकी हाई टेम्परेचर पे भी ये बर्न नहीं होते, ठीक है। जितना मर्जी हाई टेम्परेचर कर लो ये बर्न नहीं होते। जैसे प्रेस होगी, आयरन होगी है ना, आयरन करते हो ना आप तो वो कितनी गर्म हो जाती है, लेकिन ऐसा तो नहीं होती है उसमें आग लग जाए, ऐसा नहीं होता ना। क्यों? या खराब हो जाए, खराब नहीं होती वो, क्यों? क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, लेकिन वो फिर भी बर्न नहीं करती। वो किस मटेरियल से बनी है, अलॉय, ठीक है। उसके बाद है कॉपर और एल्युमिनियम की वायर्स यूज़ की जाती हैं हमारे घरों में है ना, जो वायरिंग के लिए। ये मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, लो होती है, रेजिस्टेंस कम होती है उसमें, इसलिए वायर्स यूज़ की जाती है। आई होप बेटा आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं हो या डाउट हो या कोई और आपको टॉपिक समझना हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। बहुत मेहनत लगती है बेटा एक वीडियो बनाने के लिए, सो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल को, लाइक कीजिए, एंड और कोई कंटेंट चाहिए आपको तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।